चलिए बताइएगा, वर्तमान में किसके द्वारा हाइड्रोजन समस्थानिक को संलयित करने का प्रयास किया जा रहा है? किसके द्वारा? नहीं, हाँ सही है, लेजर प्रकाश के द्वारा हाइड्रोजन समस्थानिक को संलयित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किन किन देशों ने हाइड्रोजन बम विकसित करने के साथ साथ उनका परीक्षण भी कर लिया है? रूस हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। हाँ सही है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। हाँ टोटल 28 सदस्य। ठीक है, हाँ भारत भी कर लिया है। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब और किसने किया था? 1952। हाँ 1952, एडवर्ड टेलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना अधिक शक्तिशाली बम है? सही है, 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, बताएगा, सूर्य में हाइड्रोजन कितना % होता है? हाँ 71% और हीलियम 26%। ठीक है, सूर्य के केंद्र का ताप लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? हाँ 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है, सूर्य जिस दर से ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है उससे अनुमान लगाया जाता है कि वह अभी अगले कितने वर्ष तक इसी दर से ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? हाँ 1000 करोड़ वर्ष। हाँ 1000 करोड़ वर्ष तक इसी तरह से ऊर्जा उत्सर्जित करते रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब क्वार्क क्रिस्टलों के भीतर एक नियत पथ पर गति करता है तो उससे उत्पन्न प्रभावों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? इलेक्ट्रॉनिकी। हाँ इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधारण दाब पर गैसीय विद्युत का क्या होती है? हाँ कुचालक होती है, लेकिन साधारण दाब रहने पर भी अगर इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर स्थापित किया जाता है तो गैस से होकर विद्युत प्रवाह होने लगता है। गैसों के दाब कम करने पर उसके बीच कम ही विभवांतर आरोपित करने से उनसे होकर विद्युत प्रवाह होने लगता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत विसर्जन। हाँ विद्युत विसर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कभी विसर्जन नली के इलेक्ट्रोडों के बीच प्रेरण कुंडली द्वारा उच्च विभवांतर स्थापित किया जाता है तथा नली में भरी गैस का दाब 10⁻⁻2 से 10⁻³ मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है तो कैथोड से निकली वर्ण रेखाएं निकलती दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? सही है, उन्हें कैथोड रे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें की प्रकृति क्या होती है? सही है, ऋणावेशित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो कौन सी रे उत्पन्न करती है? सही है, एक्स किरण उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब धातु सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होती है तो उन धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाँ इस क्रिया को कहा जाता है
प्रकाश विद्युत प्रभाव, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले किया डब्ल्यू स्मिथ। हाँ, डब्ल्यू स्मिथ किया था 1873 में। ठीक है, और कुछ वर्षों के बाद फर्मी हर्ट्ज, हाँ, हर्ट्ज ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने देखा कि जब परावैंगनिक किरण घुंडियों के चिनगारी पर पड़ती है तो चिनगारी अधिक आसानी से निकलती है। हर्ट्ज के 1 वर्ष बाद इसने देखा था। नहीं, यह हॉलवाक, हाँ, हॉलवाक और इलस्टर, हॉलवाक, इलस्टर और गैटेल, हाँ, ये सब देखा था। परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या किसने की थी? सही है, 2 व्यक्ति किया था, एक किया था 1921 में और एक किया था 1923 में। 1923 में आइंस्टीन और 1921 में आइंस्टीन और 1923 में मिलकर। नोबेल मिला इनको इसके लिए, और 23 में इनको नोबेल मिला। हाँ, जिसके लिए 1921 और 23 में नोबेल पुरस्कार मिला था, आइंस्टीन और मिल्टन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे छोटे छोटे कणों की बनी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सही है, फोटोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रोडों की गतिज ऊर्जा का मान शून्य से महत्तम के बीच बदलता है। इलेक्ट्रॉन की इस गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? उसका आवृत्ति पर। हाँ, सही है, प्रकाश की आवृत्ति और उसकी तीव्रता पर नहीं करता है। हाँ, तीव्रता पर नहीं करता है, प्रकाश की आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाता। आवृत्ति के इस निश्चित मान को कौन सी आवृत्ति कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं दहलीज आवृत्ति। हाँ, दहलीज आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दहलीज आवृत्ति के साथ संगत तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं? हाँ, उसी को कहते हैं दहलीज तरंगदैर्घ्य। दहलीज तरंगदैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस सिद्धांत को मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई? क्वांटम सिद्धांत है ना, मैक्स प्लैंक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई थी। ठीक है, क्वांटम ने प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों के रूप में कल्पना की जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। इन बंडलों को क्या कहते हैं? सही है, फोटोन या क्वांटा। हाँ, क्वांटा या फोटोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदला जाता है? हाँ, सही है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उन पर उच्च आवृत्तियां छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो वे उसे अवशोषित कर लेते हैं और अपेक्षाकृत निचली आवृत्तियां उच्च तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन पदार्थों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन तभी तक होता है जब तक कि उन पर प्रकाश डाला जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रदीप्ति कहते हैं और ऐसे पदार्थ को प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, है ना, प्रदीप्त पदार्थ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, प्रदीप्ति पदार्थ कैडमियम बोरेट के द्वारा कौन सा रंग उत्पन्न किया जाता है? गुलाबी। हाँ, गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है। जिंक सिलिकेट के द्वारा किस रंग के प्रकाश का उत्सर्जन होता है? हरा। ठीक है, हरा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम टंगस्टेट सही है, हल्का नीला। और जिंक बेरिलियम सिलिकेट के द्वारा पीला। हाँ, पीला। अब मैग्नीशियम टंगस्टेट प्लस जिंक बेरिलियम सिलिकेट के द्वारा श्वेत प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है। आगे इसमें है पेज नंबर 59-60 अक्षर दीप्ति से लेकर के रसायन विज्ञान में। बताएगा गेहूं में कौन सा एसिड होता है? हाँ, ग्लूटेमिक एसिड। ठीक है, ग्लूटेमिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, फलों के रसों में कौन सा एसिड होता है? हाँ, एसिटिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा रंग होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है। और लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड। ठीक है। घास पत्ते और मूत्र में सही है, बेंजोइक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारेल का वृक्ष में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। इमली में कौन सा एसिड? ठीक है। और दूध में लैक्टिक एसिड। ठीक है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। यह भूपर्पट्टी के बहुत नीचे अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरा रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? हाँ, काला सोना भी कहा जाता है, कच्चा तेल भी कहा जाता है, धात्विक तेल भी कहा जाता है ना? ठीक है। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का क्या होता है? हाँ, सही है। ठीक है। रॉक ऑयल। ठीक है। और आधुनिक समय में पेट्रोलियम की अत्यधिक महत्ता के कारण इसे क्या कहते हैं? काला सोना। हाँ, काला सोना या द्रव सोना। ठीक है, ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं किसके द्वारा खोदा गया था? किसके द्वारा? व्यक्ति का नाम? कर्नल ड्रेक। हाँ, कर्नल ड्रेक के द्वारा 1859 में, है ना, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइटस विले नामक स्थान पर खोदा गया था। हाँ, टाइटस विले नामक स्थान। ठीक है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा गहरे रंग का चिपचिपा व दुर्गंध युक्त पदार्थ है। पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? सही है, प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार पेट्रोलियम की उत्पत्ति किससे हुई है? सही है, जीव जंतु और वनस्पतियों से ही हुई है। अगला क्वेश्चन, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन उत्पन्न से पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर के धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? हाँ, ठीक है, अपस्फोटन कहलाती है, नॉकिंग कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में कुछ ऐसे यौगिक मिश्रित कर दिए जाते हैं जिससे उनका अपस्फोटन कम हो जाता है। ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं?
अपस्फोट है। हाँ, अपस्फोट रोधी यौगिक। हाँ, अपस्फोट रोधी यौगिक, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी ईंधन के अपस्फोटन को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? सही है, ऑक्टेन संख्या के द्वारा, ऑक्टेन नंबर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है। हाँ, कम होता है। ठीक है, और वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक कौन है? लेड हाँ, सही है, TEL। हाँ, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साधारणतः प्रति लीटर पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड की कितना मिलीलीटर मात्रा के साथ कुछ इथाइल ब्रोमाइड मिलाकर अपस्फोटन कम किया जाता है? 0.1 हाँ, 0.15 मिलीलीटर मात्रा के साथ। ठीक है, डीजल एक प्रकार का तैलीय द्रव हाइड्रोकार्बन है जो पेट्रोलियम के किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? सही है, प्रभाज्यास्वन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, डीजल के जलने से अनेक खतरनाक गैसें निकलती है, विषैली गैसें निकलती है, जिनमें प्रमुख कौन है? SO2। सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सिटी डीजल को और किस नाम से भी जाना जाता है? हाँ, ये अथी बहुत कम अथी मिल देता है सर। हाँ, अल्ट्रा अल्ट्रा कुछ है, शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए। हाँ, यूएसडीएल, यूएसएलडी, अल्ट्रा यूएसएलडी, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। डीजल। हाँ, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। सल्फर की मात्रा ठीक है, कम रहता है इसमें। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस डीजल को यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त है? हाँ, हरित डीजल है। सही है, सबसे कम प्रदूषित रहता देता है। हाँ, सही है, डीजल की सभी श्रेणियों में सबसे अच्छा माना जाता है और वायुमंडलीय प्रदूषण भी अन्य की अपेक्षा बहुत ही कम करता है। ठीक है, एलपीजी किसका किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन और बहुत सारा रहता है। हाँ, सही है, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें सल्फर के यौगिक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ऐसे ही इथाइल मरकैप्टन हाँ, मिलाया इथाइल जाता है। मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में कितना से कितना मात्रा मीथेन गैस की होती है? 80%। सही है, 80 से 90%। ठीक है, सीएनजी में हाँ। 80 से 90% मीथेन की मात्रा होती है। सीएनजी को जलाने के लिए कितना से अधिक ताप की आवश्यकता होती है? सही है, हाँ, 540 डिग्री सेल्सियस की से अधिक ताप की आवश्यकता होती है सीएनजी के जलने के लिए। ठीक है, जबकि पेट्रोल कितना डिग्री सेल्सियस पर जलता है? 82। हाँ, 232 से 282 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल जलता है। ठीक, पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सही है, गैसोहॉल कहा जाता है। ठीक है, गैसोहॉल की खोज कहाँ की गई थी? सही है, ब्राजील में। साधारणतः साबुन उच्च वसा अम्लों के कौन से लवण होता है? सोडियम लवण होते हैं। सही है, सोडियम लवण। ठीक है, पामीटिक अम्ल से बने साबुन को क्या कहते हैं? हाँ, सोडियम पामीटेट। सही है, सोडियम पामीटेट कहते हैं उसको। ठीक है, होता है। और सीरिएटिक एसिड से बने साबुन को हाँ सोडियम सीरिएट कहते हैं उसको। ठीक है, और ओलेइक अम्ल से बने साबुन को सोडियम ओलिएट कहते हैं। ठीक है,
अच्छे साबुन में नमी की उपस्थिति कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? हाँ सही है, 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सबसे पहले हुआ था हाँ जर्मनी में। सही है, जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। ठीक है। अपमार्जक बनाने के लिए कच्चा माल क्या होता है? हाँ, अपमार्जक बनाने के लिए कच्चा माल होता है वनस्पति तेल। हाँ, वनस्पति तेल होता है। ठीक है। और साबुन बनाने के लिए कच्चा माल क्या होता है? वही पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, साधारण ताप पर जो ग्लिसराइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वसा। हाँ, वसा कहलाते हैं। ठीक है। और जो ग्लिसराइड द्रव अवस्था में पाया जाता है उसे तेल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लिसराइडों का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस से कम होता है? सही है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वे तेल कहलाते हैं। ठीक है। 20 से अधिक अभी से अधिक कहलाएगा रहेगा तो वसा कहलाएगा। ठीक है। मतलब बसा ठोस हो जाता है। हाँ, ठोस हो जाता है। खाद वसा का गलनांक कितना होना चाहिए? 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे। हाँ, नीचे होना शरीर के ताप से नीचे होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है। 37 से कम 32 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, शहद की मक्खी का मोम, इसमें मुख्य रूप से क्या रहता है? ये रहता है मिरिसिल पामिटेट। हाँ, मिरिसिल पामिटेट। ठीक है। ये मोम का किस्म है ना, शहद की मक्खी का मोम, ये मोम का किस्म है। अगला किस्म है कार्नोबा मोम। यह ताड़ के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है मिरिसिल सेराटेट। हाँ, मिरिसिल सेराटेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्पर्मेटी मोम किससे प्राप्त किया जाता है? अस्पर्मेटी मोम ये प्राप्त किया जाता है व्हेल से। हाँ हाँ, अस्पर्मेटी मोम जो है व्हेल से प्राप्त किया जाता है, जिसमें हाँ व्हेल मछली है ना, इसमें सेरिल पामिटेट रहता है। ठीक है। सेरिले पामिटेट तो बसा वाला था सर। हाँ, वही तो उसी का प्रकार है, मोम का प्रकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैराफिन मोम किससे प्राप्त किया जाता है? हाँ सही है, पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इससे कपड़ा रोधी बनता है क्या? जल रोधी। हाँ, जल रोधी कपड़ा तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन आदि बहुलीकरण की प्रक्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक। ठीक है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, कौन कौन? प्राकृतिक और सही है, प्राकृतिक प्लास्टिक और कृत्रिम प्लास्टिक। हाँ, प्राकृतिक प्लास्टिक और कृत्रिम प्लास्टिक। ठीक है। बताएगा प्राकृतिक प्लास्टिक का एक अच्छा उदाहरण। ला। हाँ सही है, ला। ठीक है। कृत्रिम प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, कौन कौन? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। हाँ सही है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? गर्म करने पर ठंडा हो जाता है। गर्म करने पर तरल हो जाता है और ठंडा करने पर मुलायम। ठोस हो जाता है। मुलायम। हाँ, मुलायम हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर कर सकते हैं। फिर सेम रहता है। ठीक है। और थर्मोसेटिंग में क्या हो जाता है? थर्मोसेटिंग में एक ही बार होता है, गर्म करने पर। हाँ, एक बार ही मुलायम होता है ना, फिर दोबारा अगर उसको मुलायम करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। चलिए
बताएगा कुछ थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण दीजिए। प्लास्टिक में पीवीसी हो गया, हाँ पॉलीथीन हो गया, हाँ पीवीसी टेफलॉन हो गया, ठीक है, नायलॉन हो गया, हो गया, चार गो हो गया। हाँ ठीक है। और इसमें एक वो फेमस अब है, थर्मोसेटिंग में बताइए। इसमें एक वो फेमस है, खाली याद है। हाँ वो क्या है वो बता रहे हैं, बैकेलाइट। ठीक है। वो आप गुटी कुछ है। हाँ ग्लिप्टल, हाँ ग्लिप्टल और बिटल और बेकेलाइट, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है। रबर भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाला एक प्रकार के वृक्ष के दूध से प्राप्त होता है। इस दूध को क्या कहा जाता है? सही है, इसे लेटेक्स कहा जाता है। ठीक है। ब्राजील में ना। हाँ, सबसे पहले लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया गया था? नहीं मतलब उस तरह से नहीं बताना है, मतलब किसमें किया गया था? वो अथी में बराबर बनाने में। हाँ, पेंसिल के निशान मिटाने में किया गया था ना, पेंसिल का जो निशान था उसको मिटाने में लेटेक्स का पहले बार प्रयोग किया गया था। इसी कारण से उसका नाम रबर पड़ा था, रबर। ठीक है। रबर के वृक्षों का मूल स्थान कहाँ है? वही अमेजन बेसिन। सही है, अमेजन नदी की द्रोणी। ठीक है। शुरू में रबर जायरे और अमेजन के वनों में जंगली उत्पाद के रूप में प्राप्त किया गया जाता था, जिस कारण इसे क्या कहा जाता था? वाइल्ड रबर। हाँ, वाइल्ड रबर कहा जाता था। ठीक है। 20वीं सदी के आरंभ में मलाया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों के बागानों में इसकी कृषि प्रारंभ की गई, जो किस नाम से जाना जाने लगा? व्यावसायिक बागानी रबड़। हाँ, बागानी रबड़। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी पूर्व एशिया में रबड़ मिलना बंद हो गया, तो इन देशों ने कृत्रिम रबड़ का विकास किया था। ठीक है। रबड़ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक और संश्लिष्ट। ठीक है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले रबड़ को प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। और इसका आणविक सूत्र क्या है? C5H8। हाँ, C5H8। ठीक है। और उसका अनुभार कितना होता है? 68 होता है। ठीक है। आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 155-56 लास्ट वाइज। खत्म हो जाएगा। बताएगा अमाशय की लंबाई लगभग कितना सेंटीमीटर होती है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? अमाशय का अगला भाग ये कहलाता है कार्डियक। हाँ, कार्डियक कहलाता है। और अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? फाइलोरिक। हाँ, फाइलोरिक कहलाता है। ठीक है। कार्डियक और पाइलोरिक के बीच का भाग क्या कहलाता है? कार्डियक और पाइलोरिक के बीच का भाग कुंडिक कहलाता है। हाँ, कुंडिक। सॉरी, कुंडिक नहीं, फुंडिक। हाँ, फुंडिक है, कुंडिक नहीं। हाँ, फुंडिक। हाँ, फुंडिक है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन? हाँ, श्लेष्मा कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, है ना। जाइमोजिन को मुख्य भी कहा जाता है, मुख्य कोशिकाएं। और अम्लजन कोशिकाएं को भीतीय, है ना, भीतीय कोशिकाएं या अम्लजन कोशिकाएं। और श्लेष्मा कोशिकाएं तो है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ता है क्या कहलाता है? ग्रहणी या पक्वाशय। हाँ, ग्रहणी या पक्वाशय कहलाता है। ठीक है, ग्रहणी की लंबाई कितना सेंटीमीटर होती है? 25 है। 25 सेंटीमीटर। 30 है। ठीक है, हाँ, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग क्या कहलाता है? इलियम। हाँ, इलियम कहलाता है। ठीक है, हाँ, इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान रचना पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, हाँ, विली ही कहते हैं अंग्रेजी में, उन्हें आंत्र रसांकुर कहते हैं, इंटेस्टिनल विली। इंटेस्टिनल विली कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन बताएगा, एचसीएल, श्लेष्मा या म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन किसमें रहता है? हाँ, जठर रस में रहता है, आमाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एचसीएल का श्रवण किससे होता है? सही है, अम्लजन कोशिकाओं से होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निष्क्रिय पेरिस्नोजेन को किसमें बदल देता है? सक्रिय पेप्सिन। हाँ, सक्रिय पेप्सिन में नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे किसमें बदल देता है? हाँ, पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत। सही है, छोटी आंत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, आहार नाल के छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, मनुष्य में इसकी लंबाई कितना मीटर होती है? आहार नाल की, सही है, 6 मीटर। और चौड़ाई कितना होती है? हाँ, 2.5। हाँ, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग, छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत भी दो भागों में विभक्त होता है, कौन कौन? हाँ, कोलोन और रेक्टम। कोलोन और रेक्टम, है ना, कोलोन और मलाशय हिंदी में कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे सिकम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद रहता है, यह रचना क्या कहलाती है? अपेंडिक्स। हाँ, सही है, यही रचना अपेंडिक्स कहलाती है। काम है मानव। हाँ, मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। यह किस अंग का उदाहरण है? क्या बोलना अब्सेसी अंग, वेस्टेजियल ऑर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोलन 3 भागों में विभाजित होता है, कौन कौन? हाँ, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन तथा अधोगामी कोलन। ठीक है, अधोगामी कोलन कहाँ खुलता है? बड़ी आंत में, मलाशय में, यानी रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुल जाता है। ठीक है, इलियम एवं कोलन के जोड़ पर एक वाल्व पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सा वाल्व कहते हैं? इलियम एवं कोलन के जोड़ पर एक वाल्व पाया जाता है, उसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। हाँ, इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। ठीक है, आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां जो भोजन के पचाने में मदद करती है, क्या कहलाती है? हाँ, उसे पाचक ग्रंथियां कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती है क्या कहलाती है? आंतरिक पाचक ग्रंथियां। हाँ, आंतरिक पाचक ग्रंथियां। ठीक है। और आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों क्या कहलाती है? बाह्य पाचक ग्रंथियां, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। मनुष्य में कितनी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जीवा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो किस नाम से जानी जाती है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में मैगिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, वे किस नाम से जानी जाती है? सही है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, वे किस नाम से जानी जाती है? हाँ, पैरोटिड ग्लैंड। हाँ, पैरोटिड ग्लैंड से नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? लार में 99%। सही है, 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन? टाइलिन और लाइकोजाइम। सही है, टाइलिन और लाइकोजाइम। और ये दोनों जो है एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यकृत। यकृत का वजन कितना होता है? हाँ, 1.5 से 2 केजी के बीच होता है। ठीक है। यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। हाँ, सही है, उसे पित्ताशय कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं, गोल ब्लैडर। ठीक है। नहीं, खत्म नहीं हुआ, निकाल रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यकृत द्वारा स्रावित पीत रस यानी बाइल किसमें संचित होता है? पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है। यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर किस पोषक तत्व का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है? सही है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत किसमें परिवर्तित कर देता है? सही है, यूरिया में बदल देता है। ठीक है। यकृत प्रोटीन के अधिकांश मात्रा को किसमें परिवर्तित कर देता है? यकृत प्रोटीन के अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। जो चीज की कमी होता है वो दूसरा से परिवर्तित करके कर देता है, और कुछ पदार्थ को वो संचित करके भी रखता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन बताएगा, पित्ताशय किस फल के आकार की एक थैली होती है? सही है, नाशपाती के आकार की। ठीक है। जो कहाँ स्थित होती है? हाँ, यकृत के नीचे। हाँ, यकृत के नीचे स्थित होती है ना, लीवर के नीचे। ठीक है। पित्त का पकवासे में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है? सही है, हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्त की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। किस रंग की होती है? पीले रंग का होता है। ठीक है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। ठीक है। पित्त में कितना % होता है? हाँ, 85%। पित्त में जल होता है 85%। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पीत में पीत वर्णक कितना परसेंट होता है? हाँ 12%। ठीक है। क्या पीत में कोई एंजाइम पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना मिलीलीटर पीत बनता है? 700 से 1000 मिलीलीटर। 700 से 1000 मिलीलीटर। ठीक है। हाँ हाँ मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है, इसे क्या कहते हैं? सही है। इसी को पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? हाँ सही है, अग्नाशय, पैंक्रियाज। ठीक है। अग्नाशय की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ और बायस्रावी दोनों प्रकार के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय का एक भाग क्या कहलाता है? लैंगरहैंस की दीपिका। हाँ, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? बीटा कोशिका से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोमैटोस्टेटिन स्रावित होता है? गामा से। ठीक है। और ग्लूकेगॉन अल्फा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से कौन सा रोग हो जाता है? सही है, डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस में कितना परसेंट जल होता है? 98। हाँ 98% जल होता है और शेष 2% लवण और एंजाइम होता है। ठीक है। और अग्नाशयी रस की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.3। हाँ 7.5 से 8.3। ठीक है। अग्नाशयी रस में तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ को पचाने के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाँ पूर्ण पाचक रस। हाँ पूर्ण पाचक। अग्नाशय मुख्यतः 5 एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन? माल्टोज हो गया, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज। हाँ वो कार्बो करके कार्बे हाँ, एमाइलेज, कार्बेक्सी पेप्टिडेस, लाइपेज और माल्टेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन सही है। हाँ मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। लार में 2 एंजाइम होता है, कौन कौन? अगला क्वेश्चन है, टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को किसमें अपघटित करता है? शर्करा में। हाँ शर्करा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम का क्या कार्य? हाँ ठीक है, जीवाणु के। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ कौन करता है? बफर कार्य। हाँ बफर का कार्य करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आमाशय भोजन के पहुंचने पर कौन एसिड भोजन से मिलकर टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है? सही है, HCl। ठीक है। साथ ही यह भोजन को अम्लीय कर देता है। ठीक है।
और इसके अतिरिक्त HCl जो हानिकारक जीवाणु को भी नष्ट करता है। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन किसमें परिवर्तित करता है? हाँ, तथा फिर पेप्टोन में परिवर्तित करता है। ठीक है, को किसमें बदलता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट। हाँ, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। दूध के लिए है ये। हाँ, म्यूसिन जठररस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। यह भोजन को चिकना बनाने का काम करता है तथा श्लेष्मा झिल्ली पर एक रक्षात्मक आवरण बनाता है, जिससे पाचक एंजाइमों का प्रभाव आहार नाल पर नहीं पड़ता। आमाशय में इसके पाचन क्या कहलाता है? हाँ, आमाशय में इसके पश्चात जो है वो भोजन क्या कहलाता है? भोजन काई वाला। हाँ, काइम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? 5 प्रकार के, वही माल्टोज हो गया और ट्रिप्सिन हो गया, कार्बो करके हो गया। हाँ, ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेस तथा माल्टेज। ठीक है, दो प्रकार के लार में 5 प्रकार के ड्रम। अगला क्वेश्चन बताएगा, लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को किसमें परिवर्तित करता है? लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। हाँ, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है। ठीक है, इमाइलेज मंड यानी स्टार्च को किसमें बदलता है? वही घुलनशील शर्करा। हाँ, घुलनशील शर्करा। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को किसमें परिवर्तित करता है? हाँ, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो एसिड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर आंत रस स्रावित होता है? हाँ, 2 लीटर। ठीक है, आंत रस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? 5 गो। हाँ, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है? लाइपेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो में परिवर्तित करता है? इरेप्सिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? सुक्रेस। ठीक है, कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है? लैक्टेस। हाँ, लैक्टेस। ठीक है, कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है? सही है।